वेलकम बैक स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जब हमने खत्म की थी तो मैंने बोला था कि कंपटीशन प्रोफाइल को हम जल्दी ही तैयार करेंगे। तो इसका पार्ट वन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज पार्ट टू, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंपटीशन प्रोफाइल। तो हम बच्चों इसमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हमें डिस्कस करने हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, पर्टिकुलर जो आपकी आदत बनी हुई है कि हम शुरू में पहले थ्योरी पढ़ते फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो पर्टिकुलर इस वीडियो में तो मैं वही ट्रेडिशनल अप्रोच ले रहा हूं। यानी पहले थ्योरी हम देखेंगे, देन क्वेश्चन आंसर। पर नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे प्रोसेस हम रिवर्स कर देंगे। यानी आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। बिकॉज अगर हम क्वेश्चन आंसर पहले अटेम्प्ट करें और उससे रिलेटेड थ्योरी एज पर नीड हमारी जरूरत के हिसाब से देखें, तो इस प्रोसेस में समय कम लगता है। ओके, टेस्टेड मेथड है बच्चों। इट डिपेंड्स ऑन टाइमिंग कि अभी कौन सा समय चल रहा है, कितना समय हमारे पास बचा है। तो समय बचाने के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी हमें लगानी होती है। तो मैं हर तरह की प्रैक्टिस आपकी करवाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम कुल मिलाकर 3 या 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं शामिल कर रहा हूं जो थ्योरी है इससे लिंक्ड, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज द थ्योरी नीडेड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड किरचॉफ्स लॉस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस, सीरीज में करंट सेम रहती है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि करंट तो सेम है। तो V1 IR1 हो गया, V2 IR2, V3 IR3 एंड सो ऑन। Sum of the voltages across all resistance is equal to the voltage applied across the circuit। ठीक है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सीरीज में ऐसे ही होता है, और यहीं से हमें रिजल्ट मिलता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जहां पे R इक्वलेंट रेजिस्टेंस है। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो करंट गेट डिवाइडेड, पोटेंशियल ड्रॉप हर एक रेजिस्टेंस में सेम होता है। करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम रेसिप्रोकल थ्योरम भी बोलते हैं बच्चों, इसको हमने पढ़ा है। I1 हो गया V अपॉन R1, I2 हो गया V अपॉन R2 एंड I3 हो गया V अपॉन R3। Current flowing in the circuit is the sum of the currents in the individual resistances। तो अलग अलग प्रतिरोधों में जो धारा प्रवाहित है उन सबका योग करने पर हमें कुल धारा मिलने वाली है। यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो तुल्यांकी प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। मिक्स ग्रुपिंग की अगर बात करें, जब सीरीज और पैरेलल प्योरली नहीं होता, उन दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं, जिसमें हम मेथड अप्लाई करते हैं सक्सेसिव रिडक्शन। यानी जो भी सीरीज या पैरेलल में हमें दिख रहे हैं वहां से हम स्टार्ट कर देते हैं, उनको सॉल्व करते हुए नेटवर्क को रिड्यूस करते चले जाते हैं। जैसे R2R और R, ये तीनों सीरीज में, इस चेन को अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो इसका इक्विवेलेंट 4R मैं लगा सकता हूँ रिमेनिंग 4R के साथ पैरेलल में, फिर 4R दोनों पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट 2R मैं यहाँ लगा दूंगा एंड सिमिलरली सो ऑन। इसको हम रिड्यूस करते जाएंगे नेटवर्क को फाइनल आंसर निकालने तक। तो दिस इज द मेथड। तो सर्किट को हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिमेट्री हम लगाते हैं, वो सीखा था हमने, लाइन ड्रॉन अक्रॉस द सर्किट। अगर ऐसी कोई लाइन हम खींच सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स बिटवीन विच रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड। आपको पता है अगर आपसे कहा गया एक्स और वाई, इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है, आपको कहा गया है एक्स और वाई के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब वो जो दो पॉइंट हैं एक्स और वाई, इनको जोड़ते हुए अगर एक इमेजिनरी लाइन मैं कंसिडर करूं, तो ये जो दूसरी लाइन होगी बच्चों, वो दूसरी लाइन डेफिनेटली कौन सी होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी।
जो नेटवर्क को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। क्योंकि पैरेलल भी ले सकते हैं, वो भी डिवाइड करेगी, तो पैरेलल नहीं लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो ये लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन होती है, यानी इस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और जब पोटेंशियल सेम होता है तो हम जानते हैं कि वहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो वहां कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है अगर अलोंग दिस, उसको हम हटा सकते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, कंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट से होकर ये लाइन गुजर रही है, उनको हम जोड़ भी सकते हैं, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है ये एक फाल्स जंक्शन है, ऐसा लगता है कि वहां जुड़ रहा है, पर वो उसका कुछ मतलब नहीं है, करंट फ्लो होने वाली नहीं है, करंट डज नॉट गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस पॉइंट। By separating the elements carrying the same current, the circuit is made simple and is then solved by method of successive reduction. Example से समझेंगे हम। ये पहला एग्जांपल, ये एक नेटवर्क है जिसमें आप ये मान सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट x और ये है पॉइंट y। तो x और y को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जिन जिन पॉइंट से पास होगी उन सभी का पोटेंशियल सेम होगा। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को जोड़ दें, इट विल मेक नो चेंज और नो डिफरेंस, और आप चाहें तो इन तीन पॉइंट्स को अलग कर दें, सेपरेट कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। ये सेपरेट कर दिया हमने, यहाँ था पहले, यहाँ सेपरेट कर दिया। जैसे ही सेपरेट किया, हमें वो प्रोसेस लगाना है जिससे कि आगे नेटवर्क आसान हो जाए, हमें सीरीज या पैरेलल में कोई कॉम्बिनेशन जुड़े हुए नजर आने लगे। तो अब आप देख रहे हैं एक्स और वाई के बीच इक्विवेलेंट निकालना आसान हो गया। और जब बोर्ड लेवल पर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं इन जनरल, ये कंपटीशन लेवल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों सीरीज में है, आर एंड आर एन सीरीज, ये दोनों सीरीज में, सिमेट्री है पूरे नेटवर्क में। तो अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसका इक्विवेलेंट इस तरह का बन जाएगा। और अब तो दिख ही रहा है कि R2R/3 और R सीरीज में है, R2R/3 R सीरीज में, और फिर ये 2R इन दोनों की सीरीज इक्विवेलेंट के साथ पैरेलल में। सो वी कैन ऑब्टेन द सॉल्यूशन, R इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा 4R/5 इस तरह से। सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में ये नेटवर्क है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बच्चों ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसको मैं पी क्यू से दिखा रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है किसके, एक्स और वाई के बीच हमें इक्विवेलेंट निकालना है। अब देख रहे हो नेटवर्क को हमने कैसे रिड्यूस किया। लाइन ऑफ सिमेट्री पर ये जो दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है, आप उन रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, जो हमने यहाँ पे हटा दिया इस नेटवर्क में। अब आगे का नेटवर्क सिंपल दिख रहा है, वी कैन सॉल्व इट। नोडल मेथड एक नाम सुनने में आता है, नोडल मेथड के बारे में आपको मैं क्लियर कर दूं बच्चों कि बोर्ड में आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नोडल मेथड इज नॉट मीन फॉर बोर्ड। नोडल मेथड जो है बोर्ड में आप नहीं लगा सकते हैं। सो वहां लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में यूज केवीएल, तो उस सिचुएशन में नोडल मेथड आप जब भी कंपटीशन में लगाएंगे तो आपको सॉल्यूशन फास्ट मिलता है, इसलिए सीखना जरूरी है। When two points are connected with a conducting wire, जब भी एक कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, कंडक्टिंग वायर का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस, और जीरो रेजिस्टेंस होगा तो उस पर ड्रॉप भी नहीं होगा क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, आप जानते हैं। तो जब R ही जीरो हो गया है तो V भी क्या हो गया, जीरो। और जब भी जीरो हो गया तो उन पॉइंट्स को हम जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, उनका पोटेंशियल हम सेम मान सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर बिकम्स जीरो, दैट इज द टू नोड्स विल हैव सेम पोटेंशियल। और यही कंसेप्ट लगाकर हम नोडल मेथड लगाते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, पहले स्टेप है आइडेंटिफाई द नोड्स जहां पर पोटेंशियल सेम होगा, उन नोड्स को पहचानो। अलॉट द पोटेंशियल ऑन एवरी नोड, उनका पोटेंशियल जो भी आप मान रहे हैं वो वहां पर अलॉट कर दो, मान लो V मान रहे हो तो V लिख दो। रीड्रॉ द सर्किट एंड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सिंपल स्टेप्स को समझते हैं हम बच्चों, कैसे ये है एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो अगर ये एक तार से, कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने की वजह से मैंने मान लिया V एंड V।
सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो इसका पोटेंशियल हो गया वी ए। सपोज दिस पॉइंट इज बी, तो इसका पोटेंशियल हो गया वी बी। तो हमने सर्किट को रीड्रॉ किया। अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 2R और R इनका क्या हो रहा है। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया बच्चों यहाँ पर, यानी 2R और R किसी काम के नहीं है। करंट सीधे R में जाएगी, R में जाकर डायरेक्ट चले जाएगी दूसरे वाले R में और B तक पहुंचेगी अगर हम बैटरी जोड़ें A और B के बीच। तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो अभी साफ साफ पता चल रहा है शॉर्ट सर्किट का केस है। तो नोडल मेथड को हमने इसमें लगाया और रिजल्ट हमारे सामने R और R इक्विवेलेंट बिकम्स R इफेक्टिव बिकम्स 2R। नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। की पॉइंट्स जो हमने सीखा अभी तक उससे रिलेटेड। एन रेजिस्टेंस ईच आर, सबके सब आर हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस एन आर हो जाएगा। पैरेलल में जोड़ते हैं तो आर बाई एन हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ द लोएस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम करना है, रेजिस्टेंस कम करना है, हम यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो रेशियो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो उनके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि करंट सब में सेम होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से V1 अगर आपको निकालना है, इसमें कितना वोल्टेज है, इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। इसका वोल्टेज होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। इस सेकेंड रेजिस्टेंस में R2 में जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V एंड सो ऑन। इस तरह से ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ तो यूज करना आसान हो जाएगा। रेसिप्रोकल थ्योरम जो पढ़ी थी हमने फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस ऑफ ए नेटवर्क, जब रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं पैरेलल में किसी बैटरी सर्किट में, देन द रेशियो ऑफ करंट्स थ्रू देम विल बी इन द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस। अगर दो ही रेजिस्टेंस हैं तो आप जानते हैं कि ये R2 टू R1 हो जाएगा, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है। यानी अगर ये था 5 ओम और ये है 10 ओम, तो सिंपली मैं कह सकता हूं, क्योंकि रेशियो रेजिस्टेंस का क्या है, रेजिस्टेंस का रेशियो 5:10 यानी 1:2, तो ये बनने वाला है 2:1। तो दो रेजिस्टेंस में तो हमें सिंपली रिवर्स करना होता है, हालांकि ये मेथड बेटर है। आप इस फॉर्मूले को यूज करें, I1 इक्वल टू, अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, I1 है या 1 है, यहां क्या आ गया 2। वोल्टेज में क्या था, वोल्टेज में यहां 1 ही था, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, एंड I2 है यहाँ 2 है तो यहाँ आ गया 1। सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। और इसमें कई बार जल्दबाजी में बच्चों से गलती हो जाती है, तो गलती किस तरह से, कॉमन मिस्टेक, अगर दो की बजाय 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 5, ये हमने डिस्कस किया था बच्चों मेन जो थ्योरी क्लास थी मेरी, उसमें 5, 10 एंड 15। तो अभी जो I1 होगा, I2 होगा और I3 होगा, इनका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो I1, I2 और I3 का जो रेशियो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं 5:10:15 यानी 1:2:3, तो यहां लिख देते हैं 3:2:1, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि आपको रेसिप्रोकल्स करना है, तो ध्यान रखना रेसिप्रोकल वर्ड दिमाग में रखें। रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/5:1/10:1/15। तो 1/5:1/10:1/15 जब ये करेंगे हम, तो ये हमको मिलने वाला है 1 इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कॉमन निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको सिंपलीफाई करने के लिए। तो रेजिस्टेंस का रेशियो तो यही है, हमें उनके रेसिप्रोकल का रेशियो चाहिए, तो ये कट गया 1/1:1/2:1/3, और अब हमें मिलता है 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6:3:2। वेरीफाई कर सकते हैं जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा है, ये रहा सबसे छोटा कौन सा रेजिस्टेंस, 5 ओम, तो उसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगी, सबसे छोटे रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा करंट जाएगी। तो इससे कंफ्यूज ना हो आप।
आपको रेजिस्टेंस का रेशियो देखना है। रेजिस्टेंस का रेशियो आया 1:2:3। अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना है 1/1:1/2:1/3 और वहां से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल रेशियो में। इट मीन्स I1 कितना होगा, I1 होगा 6 पार्ट आउट ऑफ सम ऑफ द रेशियोज 6, 3, 9 और 2, 11, 11 पार्ट ऑफ मेन करंट I जो कि यहां से जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन मिस्टेक नहीं करनी। इलस्ट्रेशन देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द गिवन फिगर बिटवीन P एंड Q NR/3 आपको इक्विवेलेंट दे दिया, आपसे बोल रहे हैं N की वैल्यू निकालो। ये सारे रेजिस्टेंस आ रहा है। आपको यहाँ सीरीज या पैरेलल में नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी डायरेक्टली कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में नहीं है। तो हाउ टू सॉल्व इट, सॉल्यूशन देखें आप। वास्तव में ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है। तो कनेक्टिंग वायर है, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया सीरीज पैरेलल में नहीं है, सीरीज मतलब पैरेलल में है, क्योंकि ये इधर दोनों टर्मिनल जुड़ गए हैं तो आर और आर इक्वलेंट बिकम्स R/2। यहाँ पर ये टर्मिनल्स जुड़ गए हैं, बस बनाने का तरीका ऐसा है कि हमें लगता है कि हाँ सीरीज पैरेलल में नहीं है। तो ये आर 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 तीनों पैरेलल में है, तो R/3 हो गया, फिर ये आर आर पैरेलल में R/2 हो गया। तो इस तरह से हमने इक्वलेंट निकाला। अब वो इक्वलेंट हमको दिया हुआ है एन की टर्म्स में, तो एन की वैल्यू वहां से निकल के आती 4। All resistance in the diagram below are in ohm, ये सब ओम में है। Find the effective resistance between terminal A and B, A और B के बीच इफेक्टिव। तो रिडक्शन वाला जो मेथड हमने सीखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले ये चेन है, यहां से काट कर हम हटा सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन मैंने मेन क्लास में लिया था। 3 and 3 इनकी जगह हमने लगाया 6 और फिर रिड्यूस करते चले जाएंगे। 6 and 6 इन दोनों को हटाकर हमने लगाया 3, फिर ये 3 और ये 3 मिलकर इन दोनों को हटाएंगे और हम फिर से लगा देंगे 6, फिर ये 6 और ये 6 पैरेलल में है, उनको हटाकर हम लगाएंगे 3, देन 3 and 3 इन सीरीज, इनको हटा के फिर से 6 और फिर 6 और 6 इन पैरेलल एंड टू एंड कनेक्शन, फिर 3 और फिर 3 के साथ ये 3, ये एक चेन है सीरीज में 6 and 6 and 3 in parallel. So this is the method of reduction. Find the equivalent resistance between A and B। बच्चों ये भी हमने डील किया हुआ है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये दिखता है जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन पर A यहाँ से यहाँ कंडक्ट हो गया, B जो है टर्मिनल यहाँ से यहाँ कंडक्ट हो गया, कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो इनका पोटेंशियल सेम होने वाला है VA VA VB VB। इसको नोडल मेथड हम कह देते हैं। तो सेम नोड हैं, सेम टर्मिनल्स हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है बच्चों, सीरीज में नहीं है। R, 2R, 4R एंड 8R इंफिनिटी तक इन सबको हमने पैरेलल में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। कई बार आप देखेंगे मैथमेटिकल सीरीज यहाँ बन जाती है और सीरीज का इस्तेमाल हमें करना होता है। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R प्लस, क्योंकि पैरेलल में जोड़ा है तो रेसिप्रोकल्स का सम 1/R प्लस 1/2R 1/, तो आप देख रहे हैं एक सीरीज बन गई है, जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी। 1/R कॉमन लेने पर, और इसमें जो कॉमन रेशियो है वो है हाफ, तो इनफाइनाइट डीप जीपी का जो सम होता है सिग्मा जीपी होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे एंड वी गेट द रिजल्ट। वायर की रेजिस्टिविटी आपको दिया 10⁻⁻⁶ ओम पर मीटर, और उससे हमने सर्कल बना दिया डायमीटर 2 मीटर का, और उसी मटेरियल का एक पीस लेकर जोड़ दिया एज डायमीटर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच निकालना है। तो हमें पता है पाई आर इधर गया है, रेजिस्टिविटी उसकी दी हुई है, डायमीटर 2 मीटर है। तो रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबके लिए सेम है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ के बराबर हो गया। एक्चुअल में सिंबल रेजिस्टिविटी का यूज किया है, बट यूनिट आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यूनिट रेजिस्टिविटी की नहीं है। तो आपको ये जो दिया है ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वो दिया है। तो फिर कुछ नहीं, बस लेंथ के हिसाब से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। दिस विल बी द रिजल्ट, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कंपटीशन में, सिंबल्स आपको मिसलीड करने के लिए गलत सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स यूज कर लेते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, यूनिट के हिसाब से क्वांटिटी को पहचानना है। पोटेंशियल डिवाइडर, हम रियोस्टेट का भी इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर की तरह, इज यूज्ड टू गिव आउटपुट ऑफ 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट।
आपने वो देखा होगा ऐसा एडाप्टर आता है बच्चों जिसमें दो नॉब्स होती हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करने के लिए या फिर डिफरेंट वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए 3 वोल्ट 4.5 वोल्ट 6 वोल्ट 7.5 वोल्ट वगैरह वगैरह इस नॉब को हम घुमाएंगे तो वहां पर ये अरेंजमेंट होता है ट्रांसफॉर्मर जब पढ़ेंगे हम तो वहां सीखेंगे ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न से आउटपुट लिया होता है मल्टी टैप ट्रांसफॉर्मर उसको बोलते हैं यहाँ कुछ वैसे अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं अलग अलग हम अगर यहाँ से आउटपुट लेंगे तो 3 वोल्ट मिलेगा यानी इस पर 3 वोल्ट आ रहा है तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच क्या मिलेगा 5 - 3 2 वोल्ट तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच क्या मिलेगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच मिलेगा 5 - 2 3 वोल्ट और यहां से यहां के बीच 5 वोल्ट पूरा मिल ही रहा है तो अब आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिवाइडर ये यूज किया 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट ठीक है 2 वोल्ट 3 वोल्ट और 5 वोल्ट आउटपुट के लिए विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 गिव्स द करेक्ट वोल्टेजेस कौन सा कॉम्बिनेशन सही वोल्टेज देगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे ये 2 वोल्ट बनना है यानी R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू R3 की वैल्यू हमें निकालनी करंट थ्रू आउट सेम है ठीक है करंट सेम जा रही है so just think about here is the solution for resistors in series connection current I same है through the resistor in other words ratio of the potential drop across each resistor will be its जो है वो रेजिस्टेंस सेम हो तो ये हमने लिख दिया करंट सेम है तो 5 - 3 अपॉन R1 पहले वाले के लिए 3 - 2 अपॉन R2 दूसरे वाले के लिए क्योंकि दूसरे और तीसरे के बीच जो डिफरेंस है वापस चलते हैं बच्चों दूसरे और तीसरे के बीच जो डिफरेंस है अगर मैं आपको इस फिगर में दिखाता हूं वापस से तो 3 और 2 1 वोल्ट का डिफरेंस है और लास्ट वाले में देखा जाए तो 2 वोल्ट का डिफरेंस है तो उसके बेसिस पर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 - 3 अपॉन R1 इक्वल टू 3 - 2 अपॉन R2 इक्वल टू 2 अपॉन R3 तो यहां से हमें R1:R2:R3 मिल जाएगा 2:1:2 सो वी कैन डू लाइक दिस रेशियो पता चल जाएगा रेजिस्टेंसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट इन मिली एम्पियर इन द वायर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B A और B के बीच हमको पता करना है कितनी करंट फ्लो होगी ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी वो भी आप चाहें तो पता कर सकते हैं देखने में कैसा लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है पर उसकी जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है तो 1 किलो ओम 2 किलो ओम 2 किलो ओम 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के बेसिस पे तय हो जाएगा करंट विल गेट डिवाइडेड हियर एट दिस पॉइंट दिस टर्मिनल दो रास्ते उसके पास हैं और ब्रांचेस का जो रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से वो डिवाइड होती है लेट्स सी द सॉल्यूशन यहां से जो करंट चली ऊपर गई I1 और नीचे गई I2 माना कि इस जंक्शन से I1 माइनस I2 इधर गई क्योंकि रिमेनिंग I2 हम उधर भेज रहे हैं I1 माइनस I2 और I2 मिलकर वापस से बन गया I1 और इधर से I1 और I2 मिलकर वापस बन गई I1 प्लस I2 so दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर करंट यानी यहां से जो करंट चली थी वो चली थी I1 प्लस I2 तो ब्रांच ए बी में ए से बी ये जो करंट I1 माइनस I2 जा रही है उसे हमें कैलकुलेट करना है हम देख रहे हैं ए एंड बी आर शॉर्ट सर्किटेड सो आर इफेक्टिव इसका निकालें तो 1 और 2 पैरेलल में 2 और 1 पैरेलल में तो 1 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट वो हम निकाल सकते हैं आर इफेक्टिव 4/3 किलो ओम यहाँ पे आ गया सब कुछ किलो ओम कैसे आया पहले 1 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट तो 1 × 2/1 + 2 यानी 2/3 अब 2/3 और ये 2/3 सीरीज में कोई दूसरा वाला
तो 2.3 और 2.3 सीरीज में बनता है 4/3। तो नेट करंट जो I1 प्लस I2 हमें मिलती है 32/4/3, दैट इज 24 मिली एम्पियर। ये किलो है, इसलिए करंट किस में आ गए, मिली में आ गए, ध्यान रखना आपको। तो I1:I2 जो रेशियो होगा वो होगा R2:R1, यहां पर जो डिवीजन हो रहा है फर्दर, तो R2:R1 वो 2:1 है, ये R2 है, ये R1 है। तो I1 की वैल्यू आ गई 2/3 × 24 से निकाल सकते हैं I2 की वैल्यू। और भी कोई मेथड आपको आता है तो आप लगा सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। तो रिक्वायर्ड करंट I1 माइनस I2, क्योंकि जब हम लोग दोनों हैं तो 16 मिली एम्पियर में से 8 मिली एम्पियर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट विल बी 8 मिली एम्पियर। हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, each of resistance are connected as in figure, find the net resistance between x and y के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो कौन सा मेथड आप लगाएंगे सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सर्किट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस हिसाब से। कैसे, ये हमने जोड़ दिया तीन तीन को पैरेलल में, उसका लॉजिक क्या है? तो बच्चों उसका लॉजिक ये है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो टर्मिनल A है वही X है और वही D है। ऑल दीज थ्री टर्मिनल्स आर सेम बिकॉज दिस इज कनेक्टिंग वायर। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों, इन तीनों का एक एंड एक जगह है, दूसरा एंड एक जगह है, तो ये पैरेलल में है। ऐसे ही ये तीन रेजिस्टेंस भी आपस में पैरेलल में है, इसलिए इक्विवेलेंट इनका ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे सॉल्यूशन इजी है, इनका इक्विवेलेंट लगा दिया R/3। अब आप चाहें तो इस R और R को खत्म कर सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड से, यानी ये दोनों कुछ भी काम नहीं करेंगे। चाहे तो इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ दें, चाहे तो हम इनको सेपरेट कर दें, रिजल्ट विल बी सेम। यहां पर हमने इनको हटा दिया है, हटाने के बाद इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो दिस इज द इक्विवेलेंट 2R/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रेम ऑफ क्यूब इज मेड बाय वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, देन प्रूव दैट। यहाँ पर ये पॉइंट्स को नाम दे दिया, ABCD भी कर सकते हैं, EFGH भी कर सकते हैं। सॉल्व एग्जांपल है बच्चों NCERT का, मैंने डिस्कस भी किया है। अब इसमें डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए कि अगर आप रेजिस्टेंस बिटवीन टू नियरर कॉर्नर्स निकालना चाहते हैं, मतलब जैसे 1 और 2 के बीच निकालना चाहते हैं या 7 और 8 के बीच निकालना चाहते हैं, तो आएगा 7R/12। फेज डायगोनल अगर आप पकड़ते हैं, यानी फेज डायगोनल जैसे कि 1 और 6, इन दो टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहते हैं 1 और 6 के बीच में, देन यू विल गेट 3/4R। और मेन डायगोनल का मतलब होता है बॉडी डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस निकालते हैं। ये सॉल्व एग्जांपल है NCERT का, 5/6R यू विल गेट। बॉडी डायगोनल यहाँ पे आप ले सकते हैं, अगर पॉइंट 1 को लेते हैं तो दूसरा पॉइंट आएगा 7, पॉइंट 8 को लेते हैं तो दूसरा पॉइंट आएगा 2, जो कि बॉडी डायगोनल बनाएगा। 3 को लेंगे तो 5 आएगा, 4 को लेंगे तो 6 आएगा। तो आई थिंक यू गॉट इट। रेजिस्टेंस बिटवीन टू नियरर कॉर्नर्स कैसे सॉल्व किया है ना, पार्ट है, इसका सॉल्यूशन बताना। 7/12 कैसे आया? तो अब ध्यान से देखिए, इस सिमेट्री हमने लगाई है यहाँ पर, किन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा हम उनको जोड़ भी सकते हैं, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, किन दो पॉइंट्स के बीच कोई सा एक फेस पकड़ा मैंने 1 और 2 के बीच, तो मैंने मान लो यहाँ पे एक बैटरी लगाई, 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। जो भी करंट 1 पर जा रही है उसको फाइनली 2 तक पहुंचना है, और 2 तक पहुंचने के लिए उसके पास जो रास्ते हैं जाने के, ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता, करंट विल गेट डिवाइडेड। तो एक रेजिस्टेंस पार करके 5 पे पहुंचेगी, 4 पर पहुंचेगी, तो 5 और 4 पर जो सिचुएशन है वो एक जैसी है। इसी तरह से 2 पर पहुंचने के लिए जो सिचुएशन रहेगी, चाहे वो 3 से आए चाहे टर्मिनल 6 से आए, वो एक जैसी है। तो इसी सिमेट्री पर गौर करके आप इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 और 5 पर पहुंची, ये 3 और 6, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच की सिचुएशन। तो तसल्ली से बैठ जाएं, इसको बनाएं, बनाकर समझने की कोशिश करें। तो ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्टकट ट्रैक है। जबकि इसी को जब हम
केवीएल से करते हैं लूप लॉ लगाकर, तो ये दो दो पेज का सॉल्यूशन इसका बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे सीरीज पैरेलल आपको नजर आ गया, सिमेट्री आपने यूज की और फटाक से ये सॉल्व हो गया। बी पार्ट की बात करें तो हम रीड्रॉ कर सकते हैं फेस डायगोनल के लिए, इस तरह से इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि सब इलास्टिक का बना हुआ है, तो फेस डायगोनल हमने पकड़ा, तो अब सिचुएशन क्लियर है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वाले, अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम पकड़ रहे हैं डायगोनली, ये दो अपोजिट पॉइंट हैं फेस डायगोनल, यानी फ्रॉम हियर टू हियर, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये एक लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो हमने हटा दिया यहाँ से वो जो रेजिस्टेंस है। और बाकी इक्विवेलेंट अब आपके सामने है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका सीरीज इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट ही हो गया। सो वी कैन सॉल्व लाइक दिस। मेन डायगोनल के अक्रॉस निकालना है तो सीधे फिर केवीएल लगाया, कोई सा एक लूप पकड़ के बाहर वाला लूप पकड़ के केवीएल लगा दिया। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड वी हैव टू फॉलो। सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड पावर, ये सब हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में सीखा। ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर। ईएमएफ डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ प्लेट्स पर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, ज्यादा भरा है कम भरा है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ दिस सेल। मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा बच्चों क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जगह, अब मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो खूब सारी भर दी आपने, पर आपकी इलेक्ट्रोड अब खूब सारी कैसे भर सकते हैं, गौर कीजिए। एक फैक्टर जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान यहाँ पे दिलाना चाह रहा हूं, तो जो मेरे पास ये एक सेल है, कंटेनर है ना, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मैंने इस लेवल तक भरा है, ठीक है। अगर मैं कंटेनर लेता हूं इसके दुगने साइज का पर सेम हाइट का, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान से समझ लेना बच्चों, डायग्रामेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रोड हमने इसमें लगाई हैं, सपोज दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सपोज सिंपल वोल्टेज सेल है, डाइल्यूट H2SO4 है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर की इलेक्ट्रोड, एंड हियर इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिंक रॉड है। तो अब सिचुएशन क्या है, मैं इस कंटेनर में भी इलेक्ट्रोड को डुबोऊंगा और उस कंटेनर में भी इलेक्ट्रोड को डुबोऊंगा। व्हाट डू यू थिंक, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में ज्यादा है, केस ए में या केस बी में, क्या लगता है आपको? तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नो डाउट केस बी में ज्यादा है, ज्यादा लिक्विड यहां भरा है, बट द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट दोनों में सेम है। सो ईएमएफ तो हालांकि डिपेंड नहीं करता, पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों केस में सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो सेम है। तो ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर जो हुआ, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस मैटर करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दें या इसको मॉडिफाई कर दें, स्टेटमेंट को, हम स्टेटमेंट को ऐसे मॉडिफाई करें कि ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, तो बात पूरी हो जाएगी। तो एक्चुअली ये मैटर करता है इन केस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि मैटर नहीं करता ईएमएफ के लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज नॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को।
डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड्स के बीच, आर बढ़ जाएगा। एरिया डिप्ट इन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, वही सरफेस एरिया की बात हम कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया इस पर बेस्ड है ट्यूबुलर बैटरी। तो जस्ट रिवीजन हो रहा है, सब में डील कर चुका हूं बच्चों मेन क्लास में आपके जो लेक्चर्स है। ट्यूबुलर, ट्यूब की फॉर्म में बैटरी, सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है, हालांकि कॉस्ट बढ़ जाती है, मेटल ज्यादा यूज हो रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा, इंटररेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंटररेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंटररेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि आयंस फॉर्मेशन मुश्किल हो जाती है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन यूज करने पर। इसको प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो आपको पता है गर्मी में बैटरी से स्टार्ट होने वाले व्हीकल आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि बैटरी ज्यादा करंट दे पाती है, इंटररेजिस्टेंस कम हो जाता है। सर्दी में यही व्हीकल्स स्टार्टिंग ट्रबल देते हैं। एक फैक्टर जो मिसिंग है वो मैं और जोड़ दूंगा यहाँ पर। लार्जर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जितनी ज्यादा करंट आप खींचने की कोशिश करेंगे सेल से, इंटर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा आयंस को फ्लो होना पड़ेगा और टक्करें बढ़ जाएंगी, तो इंटर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। Terminal potential difference V, when current is drawn through a cell or current is supplied to it, then the potential difference across its terminal called terminal voltage. ये सिंपल सी डेफिनेशन है टर्मिनल वोल्टेज की, टीपीडी भी कहते हैं इसको। टीपीडी एक जनरल टर्म है। When I current is drawn from the cell, then terminal voltage V is less than EMF। ठीक है, EMF बड़ा होगा, सेल करंट दे रहा है इस समय, वोल्टेज छोटा होगा। सेल डिस्चार्जिंग मोड में है, ई बड़ा है वी छोटा है, ये इक्वेशन सब हम पढ़ चुके हैं, तो आप सब इससे फैमिलियर हैं। ये सर्किट होगा, सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है और सेल जब चार्ज हो रहा है यानी वी ई से बड़ा है, तो इक्वेशन बन जाती है वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। आपको याद आ गया होगा जब जैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो क्या होता है वहां पर अप्लाइड जो होता है वो 5.5 वोल्ट होता है जबकि ईएमएफ 3.7 होता है। सेल जब ओपन सर्किट में होता है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तब वी के बराबर होगा क्योंकि स्मॉल आर अभी काम नहीं करेगा। और सेल को जब शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो कैपिटल आर 0 है, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम करंट होगी ई बाय आर। इन शॉर्ट सर्किट करंट फ्रॉम द सेल इज मैक्सिमम एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी जो होगा वो 0 होगा। सेल्स का कॉम्बिनेशन हमने सीखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये सब थ्योरी में है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ नहीं तो ये लेक्चर अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। हियर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट करंट हमने निकालना सीखा। कब सीरीज कॉम्बिनेशन फायदे का सौदा होगा, कब पैरेलल कॉम्बिनेशन फायदे का सौदा होगा, वो सब आपने देखा। मिक्स ग्रुपिंग को हमने डिस्कस किया। टोटल इंटर रेजिस्टेंस हो जाता है कैपिटल आर प्लस एन आर बाई एम टोटल इंटर रेजिस्टेंस। तो करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है यानी कैपिटल आर वो बराबर हो जाएगा टोटल इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी आर इक्वल टू एन आर बाई एम। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस एन आर क्योंकि एन सेल्स सीरीज में यहां पे लगे हुए हैं जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो जब एन सेल्स हैं और ऐसी एम सीरीज है, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिखा होना चाहिए एम सीरीज, तो ये बनता है एक ब्रांच का एन आर और ऐसी एम ब्रांचेस हैं तो एन आर अपॉन एम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड पावर सब हमने डिस्कस किया बच्चों, जस्ट गो थ्रू इट। एक बीटीयू होती है ऐसे ही, एक बार देख लीजिए बीटीयू 1055 जूल, ऑब्सोलेट हो गई, काम नहीं आती हमारे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर ट्रांसफर टू द लोड बाय सेल, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप तैयार कर लीजिए। पी आई स्क्वायर आर से मैं इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकता हूँ इस फॉर्मेट में, क्योंकि आई होता है ई अपॉन आर प्लस आर, उसका स्क्वायर हो गया। पी पी मैक्स के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमने मैक्सिमम मिनिमा लगाकर कंडीशन निकाली है बच्चों। डीपी बाई डी आर यानी फंक्शन, पावर के फंक्शन के फॉर्म में इसको बनाया, आर के रिस्पेक्ट में हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट करके 0 रखा, तो वहां से निकल के आता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तब सोर्स से ट्रांसफर्ड पावर मैक्सिमम हो जाती है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ये ग्राफ भी दिमाग में रखिए।
और मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होती है, ई स्क्वायर बाय 4r, तभी करंट भी मैक्सिमम होगी। दिस इज द सिचुएशन, ई स्क्वायर बाय 4r काम का फॉर्मूला। At the time of charging a cell when current is supplied to it, the terminal voltage is greater than the EMF। आपसे पूछा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, सेल नए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज ग्रेटर, सेल पुराने हो चुके हैं। पावर इन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल सेल के लिए जीरो होता है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है बच्चों। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज मैक्सिमम। अब आते हैं हम थ्योरी के बाद क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस पर। तो रिकमेंडेड है कि क्वेश्चन क्योंकि आप खुद अटेम्प्ट करके देखें, आपकी प्रैक्टिस होनी है, मेरी नहीं। प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी, आपको करनी है, मेरी तो हो ही रही है। तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करें, क्वेश्चन आने के बाद पहले खुद अटेम्प्ट करें, जब नहीं हो तो फिर आगे सॉल्यूशन देखें। मैं कंटिन्यूएशन में सॉल्यूशन डिस्कस करता हुआ चलूंगा, मैं बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, वो आपको खुद ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल r, तो ए और बी के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सो करेक्ट आंसर इज VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR। लूप लॉ हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, अगर ए से हम चलते हैं तो प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ ए के बराबर, और आगे हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें ड्रॉप और IR, तो टोटल ड्रॉप हुआ E प्लस IR। यानी करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो E प्लस IR। करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। 2 एम्पियर इधर गई, आप देख रहे हैं 2 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी सेम रेजिस्टेंस है, तो आप आंसर बता सकते हैं कि VA माइनस VB क्या होगा। VA क्या है, VB क्या है, यू शुड नो। VA ये है A पॉइंट बच्चों, और नीचे B। सो कैसे चल रहे हैं हम, देखो यहां से चलना शुरू किया, सपोज यहां से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से, दिस इज A पॉइंट। तो यहां पोटेंशियल कितना माना हमने, VA, नोडल मेथड लगाते हैं, VA माना, तो VA प्लस 2 माइनस 3 लिखा हुआ है इक्वल टू VB। मैं ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकता हूं। मैंने VA से चलना शुरू किया तो मैं लिखूंगा -3, क्योंकि करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, करंट इज 1 एम्पियर, तो करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, तो मैंने लिखा -3। और फिर मैं इस रेजिस्टेंस में जा रहा हूं अपोजिट 2 ओम में, इसमें भी करंट 1 एम्पियर है, इक्वली डिवाइड हुई थी, तो मैंने लिखा अपोजिट जा रहा हूं तो +2, और मैं पहुंच गया VB पर, यानी VA में से -3 + 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है VB। लिखने का तरीका बस, तो VA माइनस VB कितना हो गया, इट बिकम्स 1 वोल्ट। रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन बिलो इज, इसकी रीडिंग हमें बतानी है। देख लीजिए वीडियो को पॉज कर, क्या करेंगे आप, हाउ टू सॉल्व इट। एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक 6 वोल्ट की बैटरी। यहाँ एक फाइन डिटेल है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यू कैन फाइंड द आंसर लाइक दिस। करंट अगर हम निकालें तो टोटल नेट ईएमएफ, ये टोटल करंट जो यहां पर होगी वो क्या होगी बच्चों, यहां पर ये बैटरी करंट फ्लो कराना चाहती है सर्किट में क्लॉकवाइज, और ये बैटरी फ्लो कराना चाहती है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के बीच लड़ाई होगी, ये 12 वोल्ट का जोड़ लगाएगी 6 वोल्ट का, सो रिमेनिंग इज 6 वोल्ट, तो इक्विवेलेंट जो है 6 वोल्ट रह गया, ईएमएफ नेट ईएमएफ 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिख रहा है 2 और 4 6, तो करंट है 1 एम्पियर जो कि डेफिनेटली इस तरह से फ्लो होगी। तो डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर हुआ, 6 + 1। कैसे, यहां से निकाल लीजिए या यहां से निकाल लीजिए, कहीं से भी। 6 + 1 × 4, करंट हमें पता चल चुके 1 एम्पियर है, तो इस 4 ओम में जो ड्रॉप होगा वो 4 वोल्ट होगा, और यहाँ जो ड्रॉप होगा 6 वोल्ट, तो 6 और 4 10 वोल्ट।
या फिर दूसरा तरीका यह है इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का, ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा भी हमें मिल रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट ईएमएफ के फॉर्मूले से। तो यहां ये रिजल्ट आ रहा है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा, इन दोनों को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इक्विवेलेंट सेल से, बच्चों बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आता है, ये इक्विवेलेंट सेल हो गया E इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट भी उससे भी रिप्लेस करना होगा हमको। तो अगर ये वोल्ट मीटर यहाँ लगाया हुआ है तो क्या इसकी रीडिंग वास्तव में 10 वोल्ट होगी? व्हाट डू यू थिंक? अगर वोल्ट मीटर आइडियल है यानी इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। मैं एक कंसेप्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, वो कंसेप्ट क्या है? यहां इस सर्किट में अगर हम देखें तो करंट फ्लो हो रहा है, मजबूरी है दोनों सेल्स की करंट फ्लो कराने की, बिकॉज सर्किट इज कंप्लीटेड। बट उसकी बजाय आपको अगर ये सर्किट दिया जाए जहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ आपने निकाल के लिखा है 10 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 और 4 का पैरेलल इक्विवेलेंट यानी 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 यानी 8 अपॉन 6 यानी 4/3 ओम। तो मैंने यहाँ लिखा 4/3 ओम। तो अगर मैं अलग से एक सवाल पूछूं जिसमें बाकी डिटेल नहीं, सिर्फ ये डिटेल हो और वोल्ट मीटर आइडियल है मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इनफाइनाइट है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर? क्या इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 10 वोल्ट होगी? दिस इज क्वेश्चन मार्क, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं। जवाब है नहीं, अभी वोल्ट मीटर आइडियल है। अच्छा, सॉरी, हाँ 10 वोल्ट होगी, अगर ये 10 है तो 10 वोल्ट होगी। सही है, अगर ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही होगी, क्योंकि आइडियल है तो इस पे होने वाला ड्रॉप वो नहीं दिखाएगा, करंट फ्लो नहीं हो रही है उस वजह से इस पे होने वाला ड्रॉप नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है तो फिर ये रीडिंग 10 वोल्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये एक फाइन डिटेल आपको समझ के चलना है कि करंट फ्लो हो रही है तब क्या सिचुएशन और करंट फ्लो नहीं हो रही है तब क्या सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन द सर्किट बिलो इज। बी का पोटेंशियल आपको निकालना है, कितना होगा? यहाँ अर्थ लगा रखा है, अर्थ का सिंबल है बच्चों, इसका मतलब जीरो पोटेंशियल हम यहाँ मान सकते हैं, तो इस पॉइंट का जीरो पोटेंशियल है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, इधर से चल लीजिए या फिर इधर से चल लीजिए, वही लॉजिक जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में लगाया था। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तीन वोल्ट की एक बैटरी, 12 वोल्ट की एक बैटरी, एक और दो 3 ओम, और इसको भी मिला दे तो 5। तो 12 में से 3 अगर मैं कम कर देता हूं, 12 में से 3 अगर कम कर देता, क्योंकि ये बैटरी करंट इधर भेजना चाहती है, इधर भेजना चाहती है, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज 9। दिस इज वन ऑफ द मेथड, आप और भी कई मेथड लगा सकते हैं। तो 1 एम्पियर करंट हमको मिल गई है और मुझे जाना है पॉइंट बी से पी तक। पी का पोटेंशियल 0 है मुझे पता है। तो सपोज मैं इधर से चलता हूं, करंट 1 एम्पियर है तो इसमें ड्रॉप हुआ 3 वोल्ट, तो मैंने लिखा -3। फिर बैटरी में मैं जा रहा हूँ प्लस से माइनस, जो आपको सिखाया केवीएल में, तो प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो और -3 हो गया, तो -3 वोल्ट। और 1 ओम में जा रहा हूँ अपोजिट या सेम डायरेक्शन में, तो करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्योंकि इस पूरे सर्किट में करंट इधर ही फ्लो हो रही है, तो -1 और ड्रॉप हो गया। फिर मैं पहुंच गया पी पर, तो वो पोटेंशियल वीपी के बराबर, तो यहाँ से वीबी माइनस वीपी मुझे मिलता है 7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ द अमीटर इन द सर्किट बिलो इज। अमीटर की रीडिंग आपको निकालनी।
तो आप देख पा रहे हैं 6 एंड 6 पैरेलल में, तो 6 एंड 6 पैरेलल में उनका इक्विवेलेंट निकल आएगा। और ये तीसरा 6 जो है ये भी तो पैरेलल में है, तो ये दोनों और ये तीसरा, ये तीनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस धोखा नहीं खाना है आपको, सिर्फ 3 ही पैरेलल में, ये चौथा 6 ओम पैरेलल में नहीं है क्योंकि बीच में ये आ गया बैटरी आ गई सर्किट। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं इसका ड्रॉ कर दूं तो बच्चों ये बनता है, ये अमीटर आ गया, ये 6 ओम, बाकी वो 6 6 एंड 6 पैरेलल में इक्विवेलेंट बिकम्स 3, इक्विवेलेंट बिकम 2, 6/3 2, तो वो 2 है और ये 6 है, तो अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम, बैटरी का वोल्टेज चॉइस, तो करंट कितनी होगी 3 एम्पियर। तो वी नीड विजुअलाइजेशन एंड स्किल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना आना चाहिए कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, सीरीज पैरेलल का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो फिर आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। अमीटर रीडिंग इन द सर्किट बिलो इज, यहां देखिए 11 एम्पियर करंट आ रही है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 ओम 1 ओम 3 ओम में, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, हियर इज द सॉल्यूशन। ऐसे भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल थ्योरम से भी कर सकते हैं जो आपको सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 cells 1000 सेल, सेम ईएमएफ ई एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सेम ऑर्डर, यानी सब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव विदाउट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, डायरेक्ट जोड़ के शॉर्ट सर्किट कर दिया, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 399 सेल इज फाउंड टू बी। सोच लीजिए क्या आंसर होना चाहिए, फिर उसके बाद वीडियो प्ले कीजिए, मैं सीधे सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। आंसर होगा 0, बिकॉज कितने भी सेल हो, करंट जो है वो E बाय आर है, E बाय आर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक सेल, कोई सा भी एक सेल आप निकालें, E माइनस आई आर के बराबर होगा, तो E माइनस आई की जगह आ गया E बाय आर, तो E माइनस ई 0 रह जाता है। तो जैसे शॉर्ट सर्किट में होता है वैसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे सेल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो पोटेंशियल ड्रॉप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच निकालेंगे तो इट विल बी 0। तो ये कंसेप्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। 5 सेल्स, हर एक का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, उनको जोड़ दिया हमने सीरीज में, ड्यू टू ओवरसाइट, यानी ठीक से नहीं दिखा हमको, वन सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, एक सेल गलत जुड़ गया हमसे। ऐसे कई बार होता है बच्चों, इन्वर्टर में अगर 4 बैटरी लगी हुई है तो पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, एक भी टर्मिनल उल्टा हुआ तो क्या होगा, पक्ष का एक भी कैंडिडेट विपक्ष में चले गया चुनाव में, तो क्या होगा, एक का नुकसान या 2 का नुकसान, समझना, 2 का नुकसान, क्यों, एक तो कम हो गया वो चला गया, दूसरा वो चले गया कहां पर, विपक्ष में, विपक्ष में चलेगा तो वहां जाकर वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, सो सेम इज हियर। तो एक अगर रॉन्गली जोड़ा है आपने, 5 सेल थे, तो नुकसान 2 के बराबर हुआ है बच्चों, तो सही जवाब 3। कैसे देख लीजिए, दिस इज द सिचुएशन। 2 batteries of different EMFs and internal resistance are connected in series with each other and with an external load resistor. Current 3 ampere है. When the polarity of one battery is reversed, the current becomes 1 ampere. दो सिचुएशन आपको दे दी, आप बना सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, रेशियो ऑफ ईएमएफ्स ऑफ द 2 बैटरीज आपको निकालना है। कर लीजिए बच्चों सॉल्व, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, 2 इक्वेशन बनानी है आपको, सॉल्व इट। जब वो एक दूसरे के सपोर्ट में, नेट ईएमएफ E1 प्लस E2, टोटल रेजिस्टेंस तो ये होना ही है, जब अपोजिशन में E1 माइनस E2, बाकी टोटल रेजिस्टेंस तो ये होना ही है। तो यहां से आप चाहे तो कंपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल लें। कैलकुलेट द करंट शोन बाय द अमीटर ए इन द सर्किट डायग्राम, यहां पर कितनी करंट, तो रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं आप पहचान पा रहे हैं तो अच्छी बात है। सो यू गॉट इट, ये टर्मिनल तो एक ही है ना, तो 10 and 10 in parallel and 10 and 10 in parallel, क्योंकि ये भी तो पूरा एक ही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन द सर्किट शोन, ये दिया हुआ सर्किट, इन दोनों का मतलब ये आर से कनेक्टेड है, तो पूछा क्या है आपसे वो देखते हैं वापस।
कैपिटल आर की वैल्यू आपसे निकलवाइए, कैपिटल आर कितना। तो यहाँ से चलेंगे जीरो से, यहाँ वापस आके जीरो, या पोटेंशियल ए मान लिया तो वापस यहाँ पे आके ए ही रहेगा। तो ये अलग पॉइंट है तो कुछ और मान सकते हैं, बीपी मान सकते हैं। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको कैलकुलेट करना रहेगा आर की वैल्यू निकालने के बाद, क्योंकि एक से ज्यादा सही जवाब हो सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन है चॉइस उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, तो आपको वो संभावना पे भी विचार करना। तो हमने क्या किया, चलना शुरू किया, लूप लॉ लगाया। तो देखिए यहां से चले, करंट की डायरेक्शन में इस पे ड्रॉप हुआ -2 वोल्ट। -2 क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू हमको दी हुई है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एक ही रास्ता है ना, और कहीं तो डिवीजन है नहीं। तो बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, राइज हो गया +12 वोल्ट, +12, -2 +12। फिर इस रेजिस्टेंस आर में गए तो इसमें ड्रॉप होगा -R/1। फिर इसमें गए 4 ओम में तो -4 = 0, वापस वहीं आ गया 0 0। सो आई थिंक यू गॉट इट, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, 5 आइडेंटिकल लैम्प्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, सबका रेजिस्टेंस 1100 ओम है, ये लैंप है। Connected to 220 volt as shown in figure, the reading of ideal ammeter A is। बच्चों कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसे दिखाते हैं लैंप, ठीक है, सिंबॉलिक नोटेशन, ये भी होता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहां पर अमीटर की रीडिंग बतानी है, तो मैं अगर इसको इक्वेट करूं उस सवाल से जो मैकेनिक्स में आप करते थे, देखो मजेदार कोइंसिडेंस या कोरिलेशन या एनालॉगस रिलेशनशिप है। मैंने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया F, यहां टेंशन कितनी होगी, यहां टेंशन कितनी होगी, इसका मास है, सबका मास mm मान सकता था, सिमेट्री एग्जैक्ट सिमेट्री मैच करनी है तो। बाकी m1 m2 m3 जनरलाइज कर देता हूं मैं, m1 m2 m3। तो बच्चों फोर्स F लगाया तो नेट एक्सेलेरेशन कितना हुआ, सब सेम एक्सेलेरेशन से चलेंगे, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, इन परफेक्टली इलास्टिक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सो यहां आ जाएगा टोटल मास m1 + m2 + m3, ये तो एक्सेलेरेशन हो गया। अब T1 कितना होगा, मान लो ये T1 है और ये T2 है। T1 जस्ट इतना होगा कि पीछे के सिस्टम को एक्सेलेरेशन A से चला सके, तो m2 + m3 × A। T2 कितना होगा, m3 × A, पीछे वाले सिस्टम को एक्सेलेरेशन A से चला सके। तो ऐसे ही इन तीनों में कितनी करंट जानी है, 3 टाइम्स जानी है बच्चों। तो 3/5 या 2/5 आप डिसाइड करो, यस द आंसर। तो ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। In the circuit shown, R1 is increased, इसको बढ़ा रहे हैं। What happens to the reading of the voltmeter? अगर वोल्टमीटर आइडियल है तो वोल्टमीटर की रीडिंग का क्या होगा? Just think about। और इसमें कुछ और भी क्वेश्चन आप इस तरह के बना सकते हैं मिलते जुलते। देखिए वोल्टमीटर दिखने में ऐसा लग रहा है कि R3 के अक्रॉस है, वोल्टमीटर दिखने में ऐसा लग रहा है कि R3 के अक्रॉस है, बट एक्चुअली ये टर्मिनल तो यही है। तो ये अगर नहीं भी होते तो भी वोल्टमीटर की रीडिंग तो वही आनी थी। वोल्टमीटर की रीडिंग विल रिमेन अनचेंज्ड, आइडियल वोल्टमीटर। ये और बात है कि अगर R1 को आप बढ़ाते हैं, R1 को आप बढ़ाते हैं तो इस ब्रांच में जाने वाली करंट आई वो कम हो जाएगी, R3 में ज्यादा करंट जाएगी, बस इतना सा होगा। अगर ये बल्ब है तो आपसे पूछ सकते हैं किसका ग्लो बढ़ जाएगा, ये B1 B2 B3 बल्ब है, तो बच्चों B3 का ग्लो बढ़ जाएगा, B1 और B2 का ग्लो कम हो जाएगा। तो ऐसे ये लॉजिक अगर आपके समझ में आ गया तो आप और भी नई तरह के सवाल बना सकते हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो सर्किट को ध्यान से देखने पर ये चीज क्लियर होती है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में इतना ही, नेक्स्ट आगे हम मिलते हैं। टिल देन
टिल देन क्या होना चाहिए? एक तो आपको रहना है हैप्पी और सीखते रहना है बच्चों। कीप लर्निंग। मैं नहीं कहता पढ़ाई सीखो, कुछ भी, कुछ भी जो काम का है, जो हुनर है, सीखो। हैप्पी रहो और सीखते रहो। फिर मिलते हैं जल्दी ही।